अब हम जानेंगे हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। G.H. हेस ने सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से अभिक्रिया ऊष्मा को समझाने के लिए एक नियम दिया। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार से जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान वो किस प्रकार से होता है, या जब हम किसी भी यौगिक के लिए एंथैल्पी परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से गणना नहीं कर पाते हैं तो अप्रत्यक्ष ढंग से हम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के आधार पे किस प्रकार से हम उसके एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। हेस के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसका मान हमेशा स्थिर होता है, चाहे वह अभिक्रिया एक विधि से हो या फिर कई प्रकार की विधियों से होता हो। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर A परिवर्तित होता है C में, जो कि एक माध्यमिक उत्पाद के फॉर्म में है, और C फिर परिवर्तित होता है B में। तो यहाँ पर A से C का बनना और फिर C से B का बनना। इसी प्रकार यदि A डायरेक्टली B में परिवर्तित हो रहा है तो यह डायरेक्ट मेथड हो गया, और यहाँ पर यह C में परिवर्तित हुआ पहले और फिर B में आया, तो इसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि हर परिवर्तन के दौरान यहाँ पर जो एंथैल्पी का मान होगा वह स्थिर होगा। तो A सीधे सीधे B में परिवर्तित होता है तो उस समय एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H। दूसरी स्थिति है जब A C में परिवर्तित होता है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह है डेल्टा H1। तो चूंकि यह एंथैल्पी परिवर्तन है प्रथम पद के लिए, अब यह C परिवर्तित होता है वापस B में, तो यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H2 है, तो यह द्वितीय पद के लिए हो गया। तो जब हम H1 और H2 को प्लस करते हैं, डेल्टा H1 एवं डेल्टा H2 को प्लस करेंगे तो जो भी मान आएगा एंथैल्पी परिवर्तन के लिए वह मान इस डेल्टा H के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसे हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनना है वह एक पद में भी हो सकता है और हम इसे दो अलग अलग पद में भी देख सकते हैं, और आप जब इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर एक स्थिति में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह एक समान है। तो देखिए उदाहरण, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले स्थिति यहाँ देखिए, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हुआ तो प्लस O2 होगा, और यहाँ पर डेल्टा H का जो मान है यहाँ डेल्टा FH0 लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि मानक अवस्था में संभवन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये वैल्यू है -393.5 किलोजूल पर मोल। तो ये तो पहली स्थिति हो गई। यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे कि यही कार्बन हाफ O2 के साथ जब प्लस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब फिर से हाफ O2 के साथ प्लस होता है तो वह CO2 में परिवर्तित होता है। तो पहला पद ये हुआ कि C से CO का बनना हाफ O2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा FH0 इक्वल टू -110.5 किलोजूल पर मोल। दूसरी स्थिति है CO प्लस O2 से, यहाँ पर बना है CO प्लस हाफ O2 से बनता है CO2। तो इसके लिए जो डेल्टा F यहाँ H0 के फॉर्म में लिखा हुआ है यह मान तो -283 किलोजूल पर मोल है। तो जब ये दोनों मानों को आप जोड़ेंगे, देखिए हमने समीकरण को कैसे लिखा, C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO। इसी चित्र को हम समीकरण का रूप देते हैं तो यह C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO। तो डेल्टा RH0, ये जो डेल्टा RH0 है यह रिएक्शन की एंथैल्पी, या हम इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है तो हम इसे कार्बन का के लिए जो दहन एंथैल्पी है वह भी कह सकते हैं। तो कार्बन हाफ O2 इज इक्वल टू CO में परिवर्तित हुआ, तो जो डेल्टा RH0 है वह -110.5 किलोजूल पर मोल है।
और दूसरी स्थिति जहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में CO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO2। यहाँ पर जो डेल्टा R H0 लिखा है इक्वल टू माइनस 283 किलो जूल पर मोल है। तो जब हम दोनों समीकरणों को प्लस करते हैं, दोनों समीकरणों को प्लस करने का यह अर्थ है कि हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम में हमने यही जाना कि यदि कोई अभिक्रिया एक पद में हो रही है या एक से अधिक पदों में हो रही है, संपूर्ण परिवर्तन के दौरान जो एंथैल्पी का मान है वह स्थिर ही होगा, चाहे वह किसी भी विधि से प्रक्रिया संपन्न हो रही हो। तो जब दोनों समीकरणों को आप जोड़ेंगे तो देखिए जो मान है वह डायरेक्टली जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है उस मान के या उस एंथैल्पी परिवर्तन के मान के ही बराबर पाएंगे। तो यह मान प्राप्त होता है जब दोनों समीकरणों को जोड़े तो जो मान प्राप्त हुआ C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 और डेल्टा R H0 इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार यह जो पूरा उदाहरण है यह हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के आधार पर आपको दिया गया। हेस के नियम को ऊष्मागतिकी ढंग से यदि एक्सप्लेन करना हो तो हम चक्रीय प्रक्रम के आधार पर इसे समझेंगे। तो किसी भी चक्रीय प्रक्रम में आपने जाना कि जहाँ से अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अभिक्रिया पूरे अन्य कई पदों में गुजरते हुए वो वापस अपने मूल अवस्था तक पहुँच जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए A से Z में परिवर्तन हुआ और दूसरी स्थिति में देखिए A से B में परिवर्तन, B से C में और C से D में, D से फिर Z में। तो चार अलग अलग यहाँ पर स्टेप हमें देखने को मिलते हैं और ऊपर वाला जो है वो डायरेक्ट एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। तो चक्रीय प्रक्रम में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वह शून्य माना जाता है, चाहे वह सिस्टम कई पदों से होकर गुजरता है तो कई पदों से गुजरने के बाद भी वह पुनः अपने वापस मूल अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार ये दोनों जो ऊष्मा का मान है, जो हमने हेस के नियम में ये जाना कि किस प्रकार एक पद में यदि रिएक्शन होता है तो एंथैल्पी परिवर्तन, कई पदों में रिएक्शन होने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान किस प्रकार बराबर हो जाता है, इसका सत्यापन करने के लिए हम इस ऊष्मागतिकी प्रक्रम को समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि A से जब Z में परिवर्तन होता है तो Q1 ऊष्मा अवशोषित होती है। दूसरा यहाँ पर देखिए जब A से B में परिवर्तन हुआ तो जो ऊष्मा है वह है Q1। B से C में परिवर्तन के लिए ऊष्मा का मान है Q2, C से D में परिवर्तन के लिए ऊष्मा परिवर्तन Q3 और यहाँ पर D से वापस Z में परिवर्तन होने के लिए जो ऊष्मा का मान है वह है Q4। यहाँ पर जो A से Z में परिवर्तन होता है तो Q1 ऊष्मा अवशोषित होती है और जब हम चार अलग अलग पदों से होते हुए A से Z में पहुँचते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, यदि इन सब का योग किया जाए तो वह मान हमें प्राप्त होता है कैपिटल Q2। देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू Q2। तो यहाँ पर जो Q2 का मान है वह Q1 से ज़्यादा होता है। तो चूँकि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में वापस उसी मूल अवस्था तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0 होता है। तो चूँकि चक्रीय परिवर्तन में हमने ये जाना कि ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है और Q2 का मान Q1 से अधिक है, तो Q2 ग्रेटर देन Q1। तो जब हम Q2 माइनस Q1 यहाँ पर Q2 माइनस Q1 करेंगे इक्वल टू शून्य, चूँकि चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा परिवर्तन शून्य है तो Q2 ग्रेटर देन Q1 है और यहाँ पर Q2 बराबर Q1 कर सकते हैं, क्योंकि अब हम माइनस Q1 को पक्षांतर कर देंगे तो Q2 बराबर होगा Q1 के। तो यहाँ पर भी देखिए जो ऊष्मा परिवर्तन का मान है वह मान दोनों अवस्थाओं के लिए, चाहे रिएक्शन एक पद में हो रहा हो, चाहे रिएक्शन दो अलग अलग पदों में हो रहा हो या कई पदों में भी हो रहा हो, हर परिवर्तन में जो एंथैल्पी का मान है वह स्थिर है। तो Q2 बराबर Q1 होगा। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं। हेस ने विभिन्न ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में एंथैल्पी
की गणना की, जहाँ पर प्रयोग के द्वारा उसे डायरेक्टली मापन कर पाना संभव नहीं हो पाता था। तो उन्होंने अपने नियम के आधार पर कई ऐसे एंथैल्पी परिवर्तन को अभिक्रियाओं के लिए दिया, जहाँ पर हम अप्रत्यक्ष ढंग से भी एंथैल्पी का मान उस अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संभवन की एंथैल्पी। मेथेन, एथेन, बेंजीन, इन सब की संभवन ऊष्मा का मान प्रयोगों द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से गणना नहीं की जाती है, तब हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण जो हमने अभी देखा वो भी हम ले सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास दो अलग अलग समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहला समीकरण है कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर हम इसे कार्बन की दहन ऊष्मा के रूप में भी ले सकते हैं या कार्बन की दहन एंथैल्पी के रूप में भी इसे मान सकते हैं। तो डेल्टा H1 इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल है। दूसरा समीकरण यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और फिर हम हाफ O2 कहते हैं, तो हाफ O2 मतलब यहाँ एक O। जब CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू हम लिखेंगे तो ये प्राप्त होगा CO2। यहाँ डेल्टा H का मान जो प्राप्त हुआ है -283 किलो जूल पर मोल। तो C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO, तो डेल्टा FH इक्वल टू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों का हेल्प लेंगे। तो किस प्रकार होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो जब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उस समीकरण में भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है कार्बन एवं हाफ O2 से। तो जब ये C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO बना, तो ये जो मान है आप देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो -393.5 माइनस फिर -283। चूँकि यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे और माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ एक माइनस में वैल्यू है और एक प्लस में वैल्यू है, तो जो ज़्यादा मान होगा उससे कम मान को हम घटा देंगे। तो जो वैल्यू प्राप्त हुई है डेल्टा H के लिए 110.5 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात किया हमने। तो इसी तरह से कार्बन के विभिन्न जो और यौगिक हैं, मेथेन, एथेन, बेंजीन, इनके लिए भी संभवन की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कई प्रकार के अन्य अभिक्रियाओं को दिया जाएगा। प्रत्यक्ष ढंग से उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए दहन की ऊष्मा दी हुई होगी, किसी के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया होगा। कई प्रकार की एंथैल्पी का मान लेकर हम उस एंथैल्पी को ज्ञात कर सकते हैं जिसे हमें ज्ञात करना है। तो संभवन की एंथैल्पी के अलावा और भी कई एंथैल्पी का मान है जो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे विलायकन की एंथैल्पी। विलायकन की एंथैल्पी का अर्थ होता है कि जब भी किसी आयनिक यौगिक में किसी भी प्रकार का विलायक घोला जाता है, तो सबसे पहले वह जो आयनिक यौगिक है वो अपने आयनों में विभक्त होगा। जब वह अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, उसके बाद विपरीत आवेश वाले जो आयन होंगे वह अपने चारों तरफ विलायक के ऐसे अणुओं को या इस तरह से आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे विलायक के अणुओं से जो उनके सामने विपरीत आवेशित होंगे। यदि हम NaCl को H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो देखिए Na+ और Cl- बनता है, और जब यहाँ पर विलायक के रूप में जल लिया गया, H2O लिया गया, तो चूँकि H2O एक ध्रुवीय अणु होता है तो उसमें भी H+ OH- के फॉर्म में है, तो वहाँ भी हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव एंड है। तो जो सोडियम आयन है, देखिए सोडियम आयन जो जल के अणु से चारों तरफ से घिर गया और Cl- भी जल के अणुओं से चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ जो जल के अणुओं का आवेश है वो विपरीत है, यानी जल के अणु का जो ऋण ध्रुव है वो Na+ के सामने है। इसी प्रकार जो Cl- है
तो Cl माइनस के चारों तरफ भी जल के अणु हैं। Cl माइनस है तो उसके सामने पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पर, और अगर धन है Na प्लस है तो इसके सामने जल के अणु का निगेटिव पोर्शन होगा, और यदि Cl माइनस है तो जल के अणु का पॉजिटिव पोर्शन इसके चारों तरफ आकर्षित रहता है। तो जल योजन की एंथैल्पी भी कई बार हम डायरेक्टली प्रयोगात्मक ढंग से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, तो हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के आधार पर हम किसी भी यौगिक के लिए जल योजन की एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि देखिए AB एक आयनिक यौगिक है, तो जब AB एक आयनिक यौगिक है विभक्त होगा, जैसा कि हमने NaCl के लिए देखा कि वह Na प्लस और Cl माइनस में विभक्त हुआ, तो इसी प्रकार जो AB है वह विभक्त होगा A प्लस एवं B माइनस में। तो AB से A प्लस और B माइनस का बनना, तो चूंकि यहाँ पर विलायकन एंथैल्पी को अगर हम देखेंगे तो विलायकन हुआ, AB में कोई भी विलायक डिसॉल्व हो रहा है, तो यहाँ जो एंथैल्पी होगा ये कहलाएगा विलायकन का एंथैल्पी। तो चूंकि यहाँ पर जल के अणु का जुड़ना हो रहा है, तो जल के अणु तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A प्लस और B माइनस बना, इसी पद तक यदि हम पहुँचेंगे, यानी A B से A प्लस B माइनस बना है, तो ये सिंगल एक स्टेप है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम दो अलग अलग स्टेप भी देख सकते हैं, जैसे A B फिर लेटाइस एनर्जी है, यहाँ पर देखिए लेटाइस एंथैल्पी को बता रहा है, यानी डेल्टा लेटाइस H नॉट है। ये डेल्टा H जो है लेटाइस नीचे लिखा है, इसका मतलब है कि यह जालक एंथैल्पी को शो करता है। तो जालक एंथैल्पी का अर्थ ये होगा कि जब भी किसी आयनिक यौगिक, चूँकि यह क्रिस्टली फॉर्म में है, तो पहले यह अपने आयनों में विभक्त होता है। जब यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी विलायक, यदि जल के रूप में विलायक है तो जल योजन की एंथैल्पी होगी। अब कोई भी विलायक इन आयनों से अटैच होता है, जैसा कि हमने जल एवं NaCl के उदाहरण में देखा। तो दूसरे स्टेप में देखिए यहाँ पर डेल्टा H हाइड्रेशन लिखा हुआ है, HYD हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी जल योजन की एंथैल्पी H नॉट के फॉर्म में है। तो ये पहला स्टेप हो गया A B से A प्लस B माइनस का बनना, और दूसरे पद में यहाँ पर जो AB है वो सबसे पहले उसका जो आयन्स है उसमें वो विभाजित होता है A प्लस B माइनस में। यहाँ जो एंथैल्पी है वह जालक एंथैल्पी होगी, और जब यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन को हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जल योजन की एंथैल्पी, तो इसमें दोनों एंथैल्पी का योग होगा। तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त होता है डेल्टा सॉल H नॉट, डेल्टा सॉल H नॉट का अर्थ है विलायकन की एंथैल्पी मानक अवस्था में इक्वल टू डेल्टा लेटाइस H नॉट जो कि जालक एंथैल्पी को बताता है, प्लस डेल्टा HYD यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी H नॉट। तो मानक अवस्था में जो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है, मानक अवस्था में जो जालक एंथैल्पी है, इन दोनों का योग होता है मानक अवस्था में विलायकन की एंथैल्पी के। तो इस आधार पर भी हम हेस के नियम के आधार पर हम किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी यौगिक के लिए जल योजन की एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो जल योजन की एंथैल्पी होती है, चूँकि जल के अणु जुड़ते हैं, तो जब कोई अणु जुड़ता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है अर्थात वह निगेटिव यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो डेल्टा H का मान हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर माइनस में काउंट होता है। जब कोई आयनिक यौगिक अपने आयनों में विभक्त हो रहा है, अर्थात हम जालक एंथैल्पी की बात करते हैं, तो जब हम जालक एंथैल्पी की बात करेंगे, किसी भी आयनिक यौगिक को जब हम विभक्त करते हैं आयनों में, तो ऊष्मा देनी होती है। तो ऊष्मा देनी होती है अर्थात वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, तो डेल्टा H का मान यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जालक एंथैल्पी का मान पॉजिटिव साइन लिए हुए होगा, और जो जल योजन की एंथैल्पी का मान है वह निगेटिव साइन लिए हुए होता है। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम के आधार पर हम अपरूपीय जो संक्रमण होता है, यानी एक अपरूप का दूसरे अपरूप में जो परिवर्तन है, इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना भी कर सकते हैं।
तो इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। तो इस दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके लिए भी हम दो अप्रत्यक्ष पदों का उपयोग करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो अपरूप का परिवर्तन है और अपरूपों के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, यहाँ हीरा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप हीरा प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो -395.4 किलो जूल पर मोल। दूसरा है यहाँ पर कार्बन का जो दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। डेल्टा H यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह प्राप्त हुआ -393.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर दो अलग अलग समीकरण है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो देखिए, डेल्टा H बराबर -2 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ जब हम समीकरण को हल करते हैं तो जो भी समान मान है और विपरीत पक्ष में है तो वह यहाँ पर कट जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैंसिल होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैंसिल होगा। तो कार्बन हीरा जो कार्बन का एक अपरूप है वह ग्रेफाइट के फॉर्म में परिवर्तित होता है। तो इस दौरान भी देखिए हीरा से ग्रेफाइट में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान है वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि -2 किलो जूल पर मोल प्राप्त हुआ। तो ये जो अपरूपों का संक्रमण है, अपरूप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, तो इसे भी हम हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। हेस नियम आधारित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न, बेंजीन यानी C6H6 के निर्माण के एंथैल्पी की गणना कीजिए जबकि बेंजीन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के दहन की एंथैल्पी क्रमशः -3267.7 किलो जूल, -393.3 किलो जूल तथा -286.6 किलो जूल है। यहाँ पर जो हमें समीकरण प्राप्त करना है वह समीकरण है 6C + 3H2 इज इक्वल टू C6H6। तो डेल्टा H यहाँ ज्ञात करना है। चूँकि बेंजीन के निर्माण की एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है, तो बेंजीन यहाँ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनता है, इसलिए 6C + 3H2 इज इक्वल टू C6H6। तो ये गेटिंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन तक हमें पहुंचना है और इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का समीकरण नहीं दिया है, इसलिए हमें सभी समीकरणों को पहले बनाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर बेंजीन, कार्बन एवं हाइड्रोजन की दहन एंथैल्पी दी हुई है, तो अब हम समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण होगा C6H6 + 15/2 O2 इज इक्वल टू 6CO2 + 3H2O। चूँकि बेंजीन, कार्बन या हाइड्रोजन, इसके दहन से इसके ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं, तो इसी तरह से बेंजीन का जब दहन होता है तो CO2 और H2O प्राप्त होता है। समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे और डेल्टा H का मान बेंजीन के दहन के लिए डेल्टा H का मान -3267.7 किलो जूल है। दूसरा समीकरण कार्बन के लिए, कार्बन के दहन ऊष्मा के लिए, तो कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, डेल्टा H इक्वल टू -393.3 किलो जूल। तीसरा है H2 + ½ O2 इज इक्वल टू H2O, डेल्टा H इज इक्वल टू -286.6 किलो जूल। समीकरण 2 को 6 से गुणा करते हैं और समीकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं और दोनों को गुणा करने के बाद जो प्राप्त समीकरण है उसको जोड़ते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वह होगा 6C + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2। यहाँ डेल्टा H का जो मान था, चूँकि यहाँ डेल्टा H का मान -393.3 है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है -2359.8 किलो जूल। इसी तरह से समीकरण जो 3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है वह है 3H2 + 3/2 O2 इज इक्वल टू 3H2O।
डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 859.8 किलो जूल। जो भी यहाँ मान दिया हुआ है, यदि हम समीकरणों में जिस अंक से गुणा करते हैं तो जो यहाँ एंथैल्पी की वैल्यू है उसमें भी उसी अंक से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम समीकरण की बात करते हैं। अब दोनों प्राप्त समीकरणों को जोड़ने पर 6C प्लस 3H2 प्लस 15/2 O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 3H2O। अब यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन की वैल्यूज़ को भी हम योग करेंगे तो डेल्टा H बराबर माइनस 3219.6 किलो जूल। समीकरण 4 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 4 हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6C प्लस 3H2 प्लस 15/2 O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा H माइनस 3219.6 किलो जूल। अब समीकरण 1 जो हमने पहले देखा था, C6H6 प्लस 15/2 O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 3H2O। तो डेल्टा H इक्वल टू माइनस 3267.7 किलो जूल। यहाँ घटाने पर जो वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं, चूँकि घटाने पर जो नीचे वाले समीकरण में हम सभी जगह माइनस चिन्ह लगा देते हैं, जो भी समीकरण रहेगा उसका अपोजिट साइन हमें नीचे लगाना है। चूँकि यहाँ पर प्लस है C6H6 के सामने, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 15/2 O2 नीचे वाले में यहाँ भी प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे। तो जो भी समीकरण में चिन्ह बना हुआ है जिस भी यौगिक के सामने या वैल्यू के सामने, उसका अपोजिट साइन हम नीचे लगा देंगे। जैसे डेल्टा H के सामने यहाँ पे माइनस 3267.7 है, तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। तो 6C प्लस 3H2 माइनस C6H6 इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू 48.1 किलो जूल पर मोल। 6C प्लस 3H2 इज इक्वल टू C6H6, क्योंकि यहाँ पर C6H6 माइनस है, इसको हम यदि पक्ष बदल देते हैं तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो समीकरण प्राप्त हुआ है 6C प्लस 3H2 इज इक्वल टू C6H6 डेल्टा H बराबर 48.1 किलो जूल पर मोल। तो बेंजीन के निर्माण की एंथैल्पी है 48.1 किलो जूल पर मोल। निम्नलिखित आंकड़ों से मेथिल अल्कोहल CH3OH की मानक विरचन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण हमें दिया गया है, CH3OH प्लस 3/2 O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। डेल्टा H नॉट इक्वल टू माइनस 726 किलो जूल पर मोल। कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। डेल्टा H नॉट इक्वल टू माइनस 393 किलो जूल पर मोल। अगला समीकरण है H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। तो डेल्टा H नॉट इक्वल टू माइनस 286 किलो जूल पर मोल। इस प्रश्न में हमें 3 समीकरण अलग अलग दिए हुए हैं और तीनों ही यहाँ दहन ऊष्मा को या दहन की एंथैल्पी को दर्शाते हैं। इस समीकरण में हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि किस प्रकार मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो मेथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो यह समीकरण होगा आवश्यक समीकरण कार्बन धन 2H2 धन हाफ O2 इज इक्वल टू CH3OH डेल्टा H नॉट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, चूँकि मेथिल अल्कोहल की विरचन की एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है। समीकरण 3 में 2 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। डेल्टा FH नॉट इक्वल टू माइनस 572 किलो जूल पर मोल। प्राप्त जो समीकरण है उसमें समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। डेल्टा H नॉट यहाँ माइनस 393 किलो जूल पर मोल है। प्राप्त समीकरण यहाँ 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। डेल्टा H नॉट माइनस 572 किलो जूल पर मोल, दोनों को हम प्लस करेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। डेल्टा H नॉट इक्वल टू माइनस 965 किलो जूल पर मोल। यहाँ जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण
से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। तो कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा FH इक्वल टू माइनस 965 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H नॉट है यहाँ पर, अर्थात मानक एंथैल्पी को दर्शाता है। इसमें से हम समीकरण जो 1 है उससे घटाएंगे तो CH3OH प्लस 3/2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो डेल्टा FH नॉट यहाँ प्राप्त होता है माइनस 726 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ भी चूंकि समीकरणों को घटा रहे हैं तो विपरीत चिन्हों को हम नीचे लगाते जाएंगे। यदि ऊपर वाले यौगिकों के सामने प्लस साइन है तो हम माइनस लगाएंगे, और यदि किसी अंक के सामने माइनस है तो उसके नीचे हमें प्लस लगाना है। तो CH3O के नीचे माइनस, O2 के नीचे माइनस, CO2 के नीचे माइनस और H2O के नीचे माइनस, और डेल्टा H के नीचे हम प्लस लगा रहे हैं क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू यहाँ माइनस में दी हुई है। जो भी समान वैल्यूज़ है उसको यदि अलग अलग चिन्ह है तो उसे हम कैंसिल करते जाएंगे। जैसे CO2 कैंसिल होगा, H2 कैंसिल होगा, और इसी तरह से 2O2 और 3/2O2 को हम देखते हैं घटाकर क्या मान प्राप्त होता है। तो देखिए C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CH3OH। चूँकि CH3OH माइनस साइन है, जब हम अपोजिट पक्ष में लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो CH3OH डेल्टा FH नॉट इक्वल टू माइनस 239 किलो जूल पर मोल।